पुराना जो सिस्टम चल रहा था, क्षत्रिय ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इसी 4 वर्णों पे आधारित पूरा सिस्टम चल रहा था। और उसी में से जो सूत्र में से ही सारे लोग बटे हुए थे कि हाँ भाई ये यादव जी हैं, ये अपने भाकर जी हैं, ये अपने किरात जी हैं, ये अपने बघेल जी हैं, और ये अपने कुशवाहा जी हैं, है कि नहीं है। और उसमें भी बांट रखा था कि ये लोग अछूत में से क्या हो गए, SC ST के लोगों को, मैंने इसको इस क्रम में बांट रखा था, उन लोगों ने सिस्टम बना रखा था। तो उस सिस्टम को बाबा साहब डॉक्टर कहते थे कि अगर अंग्रेज इस देश के अंदर राज कर रहे हैं, अगर माने अंग्रेजों को भगाने की बात चल रही है, इस देश को आजाद करने की बात चल रही है, तो लेकिन इस देश में आजादी सबको चाहिए, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, हम सबकी आजादी के लिए चाहते हैं। और आजादी वहां पर भी चाहते हैं कि जहां पर एक छूआछूत होता है, जहां पे ऊंच नीच होता है, वहां पर भी आजादी हम चाहते हैं। और आजादी वहां पर भी चाहते हैं कि एक तो बहुत बड़ा राजा बन गया, राजा महाराजा बना बैठा है, लेकिन एक उसी देश के अंदर एक गरीब आदमी बैठा है। हम वहां पर भी चाहते हैं कि गरीब आदमी के मन में भी खुशी होनी चाहिए, उसके चेहरे पर भी खुशी दिखनी चाहिए। हम उस गरीब आदमी को दुखी नहीं रख सकते, हमें वो देश चाहिए। हमें सम्राट अशोक का देश है। जब सम्राट अशोक इस देश के बहुजनों के रहे थे, इस देश में खुशहाली थी, कोई भी गरीब नहीं था, पूरा भाईचारा था, अमन चैन था। और उसी वक्त इस देश को सोने की चिड़िया भी कहा जब सम्राट अशोक इस देश के राजा थे, उसी वक्त इस देश के अंदर इसे सोने की चिड़िया बोला गया था। देश क्या है, भारत एक सोने की चिड़िया कहलाता था सब। और आज भी देखिए बाबा साहब का प्रयास हुआ, 1927 में साइमन कमीशन आया, और साइमन कमीशन भी बाबा साहब के बुलाने पे आया हुआ था। जब 1921-22 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अंग्रेजों के बीच में गए, उन्होंने पूरे देश के बारे में बताया, इस देश के अंदर छुआछूत होता है, एक कौम को तो पानी पीने का भी अधिकार नहीं है, कुत्ते बिल्ली पानी पी सकते हैं तालाबों में, लेकिन एक आदमी पानी नहीं पी सकता, इंसान पानी नहीं पी सकता है। तो इस तरह की भेदभावना, इस तरह का छुआछूत, इस तरह की दुर्भावना देश के अंदर है, तो इसको कैसे खत्म करेंगे आप? मैं चाहता हूं इसके अंदर इसको खत्म करिए, और मैं चाहता हूं इस देश के अंदर भाईचारा हो। जब भाईचारा पैदा हो जाएगा, देश हमारा आगे बढ़ेगा, कोई रोक नहीं सकता। इस बात को लेके जो साइमन कमीशन आई, साइमन कमीशन के सामने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पूरे देश के अंदर जा जाकर साइमन कमीशन के लोगों को दिखाना शुरू किया कि भाई इस देश के अंदर इस तरह की व्यवस्था है, इस व्यवस्था को खत्म करना चाहिए आपको। तो बाबा साहब जब ये घूम रहे थे साइमन कमीशन के साथ में, तब कांग्रेस के लोगों को लगा यार ये तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इनको घूम रहे हैं, ये पूरी सच्चाई बता देंगे, ये सब पूरी पोल पट्टी खुल जाएगी हमारी। तब कांग्रेस ने कहा साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। कहानी क्या, हम लोग भी कहते थे छोटे बच्चे कि साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। बच्चे खेलते थे, हम लोग 15 अगस्त में कहीं भी ऐसा होता था, बोलते थे साइमन गो बैक, पता ही नहीं था साइमन गो बैक माने क्या था। जब बाद में हम लोगों ने इतिहास पर जाना सब कुछ क्या है, तो हमको लगा ये तो उल्टे ही घुमा रहे थे हम लोगों को। साइमन गो बैक का विरोध किया गया, साइमन का विरोध किया गया। तो साइमन, जब बाबा साहब ने कहा भाई विरोध क्यों कर रहे हैं, अंग्रेजों ने कहा कि विरोध क्यों कर रहे हैं, हम तो इस देश को जानने के लिए आए हैं, हम तो इस देश के गांव-गांव में जाकर के इस देश की जो प्रॉब्लम है उसको देखना चाहते हैं, उसको सोल्यूशन को हम निकालना चाहते हैं, तो हमारा विरोध क्यों हो रहा है? तब कहा कि आपकी जो कमेटी है साइमन की, इसमें कोई भारतीय नहीं, इसलिए हम आपका विरोध कर रहे हैं। जब कोई बात नहीं बनी थी बोल दिया, तो बाबा साहब उसमें मेंबर बन गए, कई और लोगों ने मेंबर बन गए। तब साइमन ने पूरे देश के अंदर सर्वे किया, और सर्वे करने के बाद 1935 में जाकर के फर्स्ट इंडिया एक्ट बनाया, और फर्स्ट इंडिया एक्ट बना गोलमेज सम्मेलन के बाद। तो उसी के अंदर अलग अलग सब कुछ चिन्हित किया गया कि किनको कितना लाभ हम सरकारी दे सकते हैं, इनको उठाने के लिए, इनकी गरीबी से इनको निकालने के लिए, सामाजिक रूप से बहुत नीचे हैं, इनको सामाजिक रूप से बराबरी देने के लिए, तो इनको कैसे बराबर ला सकते हैं, तो उसके लिए इस देश के अंदर रिजर्वेशन सिस्टम लागू किया गया। 1942-43 में SC ST बनाया गया, SC ST के लोगों को रिजर्वेशन मिल गया, लेकिन OBC के लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिला। जब वो सारे जो सिस्टम था उस सिस्टम में से SC ST निकाल लिए गए, जो बाकी लोग बच गए, तो उनको नाम क्या दिया जाएगा? माने कि उस वक्त जो सिस्टम भाई था सबको पता है, भाई ब्राह्मण था, क्षत्रिय था, वैश्य शूद्र था, चौथा कोई सिस्टम था ही नहीं। तो कहा इस सिस्टम में से जो लोग SC ST बन गए वो शेड्यूल बन गया, अब जो लोग बचे हुए हैं उनका नाम क्या होगा? तब उनका नाम OBC रखा गया, माने कि जो अदर बैकवर्ड, जितने सारे बैकवर्ड क्लास के लोग थे उसमें जो बच गए उनको बोला गया अदर बैकवर्ड क्लास, माने OBC के लोग, इनको अभी कोई लाभ
नहीं मिला। तो उनको जब लाभ नहीं मिला, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कानून मंत्री बने, संविधान बनाना शुरू कर दिया, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को ओबीसी के लोगों ने लखनऊ में बुलाया। 25 अप्रैल 1948 को बाबा साहब कानून मंत्री बन करके ओबीसी के लोगों ने बाबा साहब को लखनऊ बुलाया और बाबा साहब से कहा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हम आपसे रिक्वेस्ट करने के लिए आपको बुलाए हुए हैं, और कहा ये ओबीसी के लोग बैठे हुए और इनका ये कहना है कि एससी एसटी के बच्चों को तो रिजर्वेशन मिल रहा है, उनको शिक्षा में और नौकरियों में रिजर्वेशन मिलेगा, संविधान जब लागू हो जाएगा तो उनके बच्चों को शिक्षा में और नौकरियों में रिजर्वेशन मिलेगा, लेकिन ओबीसी के बच्चे क्या करेंगे? ओबीसी के बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे? ओबीसी के बच्चे डॉक्टर कैसे बनेंगे? ओबीसी के बच्चे इंजीनियर कैसे बनेंगे? कलेक्टर कैसे बनेंगे? एसपी कैसे बनेंगे? तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि मैंने तो आप लोगों को साइमन कमीशन जब आया हुआ था तब तो मैंने आप सभी लोगों को बुलाया हुआ था, लेकिन आप लोगों ने तो मेरी बात को नहीं माना। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि संविधान में आपके बच्चों के लिए मैं कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था कर दूंगा कि ताकि आपके बच्चे भी इस देश के अंदर मान सम्मान के साथ में जिए। ये बात बाबा साहब ने बोली और बाबा साहब ने यह भी कहा कि मैं ये नहीं कहता कि आप दलितों के साथ में रोटी और बेटी का रिश्ता रखें, लेकिन आपकी राजनीतिक सोच एक होनी चाहिए, और जिस दिन आपकी राजनीतिक सोच एक हो जाएगी उसी दिन आप इस देश के राजा बन जाओगे, काबिल हो जाओगे। ये बात बाबा साहब ने वहां पर बोल दी। और उसके बाद जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर दिल्ली के अंदर आए तो बाबा साहब ने अपने वचन दिया था, बाबा साहब ने ओबीसी के लोगों को लखनऊ के अंदर, बाबा साहब ने संविधान के अंदर सबसे पहले ओबीसी के बच्चों को रिजर्वेशन देने के लिए आर्टिकल 340 लिख दिया और उसमें यह कह दिया कि देश की सरकार, केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकारें ओबीसी के लोगों की संख्या के अनुसार उनकी जनगणना करवाएगी, वो कितना पिछड़ापन उनके अंदर है, सामाजिक रूप से कितना पिछड़ापन उनके अंदर है, आर्थिक रूप से कितना उनके अंदर पिछड़ापन है, तो उसका पूरा सर्वे करवा करके केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार ओबीसी के लोगों को शिक्षा और नौकरियों में रिजर्वेशन देने का काम करेंगी उनकी आबादी के अनुसार। ये बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आर्टिकल 340 में सबसे पहले लिखा, उसके बाद 341 लिखा, उसके बाद 342 लिखा, 341 में एससी के लिए रिजर्वेशन और 342 में आदिवासी माने की एसटी के लिए रिजर्वेशन लिखने का काम किया। 3 आर्टिकल बनाए। अब 340 बन गया, लेकिन ओबीसी के लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिला। देश आजाद हो गया था पहले, संविधान बन गया, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू भी हो गया, लेकिन उसके बाद भी ओबीसी के बच्चों को रिजर्वेशन देने के लिए कोई सरकार आगे नहीं आ रही। तब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने फिर राष्ट्रपति जो थे राजेंद्र प्रसाद जी, उनको चिट्ठी लिखी और उनसे कहा कि हमने जब इस देश के अंदर 26 जनवरी 1950 को इस देश के अंदर रिजर्वेशन वो संविधान लागू हो गया है, तो संविधान में लिखी सारी बातें भी लागू होनी चाहिए। ये बात बाबा साहब ने कही और राजेंद्र प्रसाद जी से कहा यह आपकी जिम्मेदारी बनती है कि संविधान में लिखी सारी बातों को इम्प्लीमेंट करवाएं और ओबीसी के लोगों को रिजर्वेशन दिलवाएं। और उसके बाद तुरंत वहां पर आदेश हुआ कि एक काका कालेकर आयोग बनाया। ये बाबा साहब ने प्रयास किया। उसके बाद काका कालेकर आयोग बनाया गया। काका कालेकर आयोग ने पूरे देश के अंदर सर्वे करके एक रिपोर्ट पेश कर दी। रिपोर्ट पेश की, कहा ओबीसी को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, करीब 52% रिजर्वेशन की उसने बात कर दी कि 52% रिजर्वेशन ओबीसी के बच्चों को नौकरियों में और शिक्षा में मिलना चाहिए। लेकिन काका कालेकर की आयोग को भी इन लोगों ने डिनाई कर दिया। कांग्रेस की सरकार थी, वो लोगों ने मना कर दिया, नहीं क्या ओबीसी के बच्चे क्या करेंगे। अब आप सोच सकते हैं उनकी सोच क्या थी कि तेली कुम्हार ये सब लोग क्या विधानसभा में जाकर के क्या चलाएंगे, हल चलाएंगे क्या, इनको विधानसभा बैठने की जरूरत क्या है। तो ऐसी पहले उनकी सोच थी। तो बाबा साहब ने कहा कि नहीं, इनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो काका कालेकर आयोग बनाया गया। काका कालेकर आयोग ने रिजर्वेशन की रिकमेंडेशन करी, उसको कांग्रेस ने सिरे से खारिज कर दिया, कहा नहीं किसी को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, ये रिपोर्ट गलत है। उसके बाद फिर संघर्ष शुरू हुआ। संघर्ष शुरू होने के बाद मंडल कमीशन बनाया गया। मंडल कमीशन ने रिपोर्ट फिर लिखी और मंडल कमीशन ने रिपोर्ट लिखी तो उसने लिखा कि 52% रिजर्वेशन ओबीसी के बच्चों को शिक्षा और नौकरियों में मिलना चाहिए। और मंडल कमीशन की सिफारिश लागू नहीं की गई।
अब मानवर कांसीराम साहब, आप सबको पता है कि जब मानवर श्री कांसीराम साहब आप सबके बीच में भी आए होंगे, कभी न कभी तो आए होंगे शिवपुरी में, आए कि नहीं आए? आए कि नहीं आए? लेकिन पीछे के लोग करने आए। जब मानवर कांसीराम साहब शिवपुरी आए होंगे तो आरक्षण की बात तो जरूर की होंगे और मंडल कमीशन की बात भी जरूर की होंगी उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि ओबीसी के बच्चों को इस देश के अंदर रिजर्वेशन मिलना चाहिए और मंडल कमीशन की जो सिफारिशें बंद बस्ते में पड़ी हुई है उस बस्ते को निकाल करके फिर से मंडल कमीशन की सिफारिशों के अनुसार ओबीसी के बच्चों को नौकरियों में और शिक्षा में रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और इसके लिए बाबा कांसीराम साहब ने पूरे देश के अंदर धरना प्रदर्शन किया, 300 बड़े बड़े सम्मेलन किए, 6 महीने के ऊपर 6 महीने तक दिल्ली के वोट क्लब पर जाकर के धरना प्रदर्शन करने का काम किया और डेली 300 जाटों, अहिरवार, तोहरों के बच्चों को वहां पर गिरफ्तारी भी देने का काम किया। कहा हमारे 300 पार्टी के जाबाज सिपाही जब तक मंडल कमीशन की सिफारिश लागू नहीं हो जाएगी 300 लोग डेली अपनी गिरफ्तारी देने का काम दिल्ली में करेंगे। 300 जवान, बीएसपी के 300 जवान, उन लोगों ने 300 जवान 6 महीने तक गिरफ्तारी देने का काम किया साथियों, है नहीं? और उसके बाद मंडल कमीशन की सिफारिश लागू करने के बाद आई तो सबसे पहले क्या हुआ आप सबको पता है कि मंडल कमीशन की सिफारिश ऐसे लागू नहीं हुई, वीपी सिंह की सरकार बनी और वीपी सिंह की सरकार जब बनी तो उनको सांसदों की कमी पड़ गई। 3 सांसद को चाहिए थे और बीएसपी के 3 सांसद बन गए थे। आदरणीय बहन जी बनी थी, पंजाब से बने थे, तो 3 सांसद हमारे बनकर आए और वीपी सिंह ने कहा कि मानव साहब मैं चाहता हूं कि आप मेरी पार्टी में मुझको एज ए प्रधानमंत्री के रूप में मुझे सपोर्ट कर दीजिए। तो मानव कांसीराम साहब ने कहा कि हम भाई सपोर्ट करेंगे लेकिन हमारी कुछ शर्तें होंगी। वीपी सिंह ने कहा कि हमारी शर्तें होंगी। तो मानव श्री कांसीराम साहब ने कहा कि आप, वीपी सिंह ने मानव साहब से कहा कि आप क्या चाहते हैं, आप जो मंत्रालय चाहिए आपको मंत्रालय हम देने को तैयार हैं। अगर आप होम मंत्री मानना चाहते हैं होम मंत्री बन जाइए, आप रेल मंत्री बनना चाहते हैं तो रेल मंत्री बन जाइए। तो मानव कांसीराम साहब ने, आलिया बहन ने कहा मुझे मंत्री नहीं बनना है, कहा कि मेरी जो डिमांड है वो सुन लीजिए। कहा कि सबसे पहली डिमांड मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करिए और दूसरी डिमांड कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को इस देश के अंदर भारत रत्न देने का काम करें। ये 2 डिमांड वीपी सिंह जी के सामने बहन जी ने और मानव साहब ने रखी। तो वीपी सिंह तो हिल गए लेकिन वो सरकार को बचानी थी और लगा अगर हमने इनका समर्थन लिया नहीं तो मेरी सरकार गिर जाएगी। तो वीपी सिंह जी ने बीएसपी की बातों को मान करके ओबीसी के रिजर्वेशन को लागू कर दिया और मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू कर दिया था। और उसी के बाद से देश के अंदर ओबीसी के बच्चे कलेक्टर बने, डिप्टी एसपी बने, लेखपाल बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। 1990 से पहले का रिकॉर्ड आप चेक कर लीजिए, आपको एक भी कलेक्टर ओबीसी का बच्चा आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। कलेक्टर तो छोड़ दीजिए, चाहे धाकर हो, चाहे यादव हो, चाहे कुशवाहा हो, अगर बीएसपी नहीं होती तो एमएलए और एमपी भी नहीं बन पाते। मैं अगर सही नहीं बोला तो बताइए, अगर बीएसपी नहीं होती क्या धाकर का बच्चा कोई एमएलए बनता? कभी ये कुशवाहा का बच्चा मंत्री बनता? कभी नहीं बनता। ये बीएसपी के देन है। ये इनसे जब उनको लगा कि बीएसपी तो पिछड़ों की बात करती है, बीएसपी तो गरीबों की बात करती है और बीएसपी पूरी तेजी से आगे बढ़ रही है, तब इन लोगों को मजबूरी में इन लोगों को मुख्यमंत्री तक बनाना पड़ गया था। ओबीसी का आज मुख्यमंत्री बनाते हैं तो डर है कि हाँ अगर इनको मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे तो ये सारे ओबीसी के लोग एक हो जाएंगे और कहीं इन लोगों ने नीला झंडा हाथ से निशान थाम लिया तो दिल्ली की गद्दी तक पहुंच जाएंगे। इसलिए मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि जो आपको रिजर्वेशन मिला है ये ऐसे नहीं मिला है, इसके पीछे बड़ी एक लंबी संघर्ष की कहानी है, बड़ी लंबी संघर्ष की कहानी हमारे महापुरुषों की है। ये नहीं मानव कांसीराम साहब दिल्ली में जब धरना प्रदर्शन कर रहे थे तमाम तरह के नारे भी दिए थे। कहा कि मंडल से लेंगे एसपीडीएम, बोर्ड से लेंगे सीएमपीएम। कहा कि नहीं कहा? ये नारे किसने दिए? मानव श्री कांसीराम साहब ने उस वक्त दिए जब मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने के लिए हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे। यही नहीं कहा मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी
खाली करो। ये ऐतिहासिक नारे जिनको आज हम सुन करके उनको याद करते हैं, वो सारे नारे मानव कांसीराम साहब ने देने काम किया। और वो आज भी बहुजन समाज पार्टी पार्लियामेंट के अंदर भी गरीबों के लिए, अक्सर समाज के गरीबों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, पिछड़ों के लिए लड़ने का काम करती है, उनके अधिकारों के लिए लड़ने का काम करती है पार्लियामेंट के अंदर। अगर उनके रिजर्वेशन पे कोई हमला होता है तो सबसे पहले बीएसपी लड़ने का काम करती है। और अभी यहाँ के जो मुख्यमंत्री जी जो है वो भी ठाकर समाज है कि नहीं है कि नहीं है? और उन्होंने कहा भी है कि मध्य प्रदेश के अंदर 52% के लोग जो आबादी है वो भी सीख है। कहा कि नहीं कहा, उन्हीं का स्टेटमेंट है, मेरा नहीं है। उन्होंने लिखित रूप में दिया है कि मध्य प्रदेश के अंदर 52% की जो आबादी है ओबीसी की है, लेकिन दुर्भाग्य क्या है, ओबीसी को रिजर्वेशन कितना मिलता है? 14%। मिल रहा कि नहीं मिल रहा? माने कि मुख्यमंत्री तो ओबीसी का बना देंगे, लेकिन आपको इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम।